Hey everyone, welcome to the Bay of Law. Today we are going to study about secondary rules of interpretation. We have already discussed what is primary rules of interpretation. तो जो सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है उसके अंदर हम कुछ लीगल मैक्सिम्स पढ़ेंगे, जैसे नॉसिटर एसोसाइस, उट्रस मैजिस वेलिड क्वाम पेरियट। तो कुछ इस तरीके के हम लोग लीगल मैक्सिम पढ़ेंगे। विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। सबसे पहला नॉसिटर एसोसाइस। नॉसिटर एसोसाइस मतलब क्या होता है? ये कहता ये है कि हम किसी भी वर्ड का जो मीनिंग है उसके एसोसिएट्स के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हम उस वर्ड को उसको पढ़ के जो उसका मीनिंग आ रहा है, सपोज कोई जनरल मीनिंग देने की कोशिश नहीं करेंगे या डिक्शनरी मीनिंग देने की कोशिश नहीं करेंगे, हम उसके एसोसिएट्स के थ्रू उसकी मीनिंग देने की कोशिश करेंगे। उसके आसपास कैसे वर्ड्स हैं उसके थ्रू हम उसे मीनिंग देने की कोशिश करेंगे। देखा जाए एक तरीके से तो जैसे हमने एडजेक्टिव जेनेरिस का रूल पढ़ा था उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है इसके आसपास कैसे वर्ड्स है। लेकिन हमें ये भी बात ध्यान रखनी है, जुडिशरी को ये भी बात ध्यान रखनी है कि लेजिस्लेचर का इंटेंशन जाने। क्या लेजिस्लेचर ने कुछ और तो इंटेंट नहीं किया था? वो जो वर्ड लिखा है उस वर्ड को जो ऑर्डिनरी मीनिंग आ रहा है, क्या लेजिस्लेचर ने वही ऑर्डिनरी मीनिंग तो नहीं इंटेंड किया था? इन बात का ध्यान रखना है। इन सिंपल इसका मतलब ये है कि टू नो फ्रॉम इट्स एसोसिएशन, ना कि उसको उसका जनरल मीनिंग दे दिया जाए। अब आते हैं अगले स्लाइड पे, केस लॉ के थ्रू समझेंगे। अलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी में एक डिटेंशन वर्ड यूज हुआ है। तो जो वर्ड डिटेंशन है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि किसी वुमेन को डिटेन करना अगेंस्ट हर विल, लेकिन इसका मतलब ये है कि किसी वुमेन को डिटेन करना अगेंस्ट द विल ऑफ हर हस्बैंड। क्योंकि जो पूरा सेक्शन है यहाँ पे वुमेन के कंसेंट से फर्क नहीं पड़ता है, वुमेन का कंसेंट इममटीरियल है। लेकिन इस सेक्शन की वर्डिंग्स को, इस सेक्शन के पर्पस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हस्बैंड का कंसेंट मैटर करता है। तो डिटेन मतलब क्या होता है? डिटेनिंग अगेंस्ट द विल ऑफ हस्बैंड। अब आते हैं अगले स्लाइड पे, देवेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में। इसमें बॉम्बे शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1948 के अंदर एक वर्ड था प्रोफेशन, उसके इंटरप्रिटेशन की बात थी। अब जब हमने प्रोफेशन वर्ड को इंटरप्रेट किया उसके एसोसिएट वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए, उसके एसोसिएट वर्ड्स थे बिजनेस एंड ट्रेड। तो अब प्रोफेशन वर्ड को अगर हम उसके कंटेक्स्ट में उसको मीनिंग देने की कोशिश करें तो उसके अंदर किसी भी मेडिकल डॉक्टर की प्राइवेट डिस्पेंसरी नहीं आ सकती। अब आते हैं अगले स्लाइड पे, बात करेंगे नए मैक्सिम की, डेट इज एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूजियो अल्टीरियस। किसी एक चीज का एक्सप्रेस मेंशन दूसरे चीज को एक्सक्लूड करता है। केस लॉज के मदद के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि अगर लेजिस्लेचर ने उस पर्टिकुलर लॉ को इनेक्ट करते टाइम किसी चीज को स्पेसिफिकली मेंशन किया है, इसका मतलब जो चीज मेंशन नहीं है उसे वो एक्सक्लूड कर रही है। कमिंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड बताती हूँ, नंदिनी सतपति वर्सेस पीएल डानी का केस है। इसके अंदर जो सेक्शन 26 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसके अंदर एक कन्फेशन वर्ड है, उसके कंटेक्स्ट में इंटरप्रिटेशन की बात हुई। तो ये बोला गया कि जो कन्फेशन वर्ड है वो एक तरीके का एडमिशन ही तो है, तो उसके ऊपर अमेरिकन का जो एविडेंस रूल है, मिरांडा एक्सक्लूजनरी रूल, वो एप्लीकेबल होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो लेजिस्लेचर है उसे इंटेंशनली कन्फेशन वर्ड यूज किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ कन्फेशनल स्टेटमेंट पे लागू है, ना कि किसी और तरीके के स्टेटमेंट पे। अब आते हैं अगले स्लाइड पे, एक और केस की बात करते हैं, बेनेट कॉलेमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजन वर्ड को इंटरप्रेट किया गया और बोला कि यहाँ पे जो वर्ड सिटीजन लिखा है, मतलब ये जो राइट टू फ्रीडम है अंडर आर्टिकल 19, वो किसी और को नहीं मिल सकता। मतलब जो नॉन सिटीजन है उसे नहीं मिलेगा या फिर लीगल पर्सन को नहीं मिलेगा। अगर एक्सप्रेसली सिटीजन वर्ड मेंशन किया है यानी कि जो नॉन सिटीजन है और लीगल पर्सन है उनका एक्सक्लूजन है। आई होप आपको ये मैगजीन समझ आया। अब आते हैं अगले स्लाइड पे, यहाँ पे बात करेंगे नए मैक्सिम की, डेट इज उट्रस मैजिस वेलिड क्वाम पेरियट। इसमें बोला गया कि अगर हम लोग किसी भी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट कर रहे हैं और उसके दो इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है, तो ऐसे में हमें वो वाला इंटरप्रिटेशन चूज करना है जिससे कि स्मूथ फंक्शनिंग हो लॉ की, जिससे कि उस लॉ को इफेक्ट मिले, वो लॉ बेकार ना जाए, वो लॉ स्ट्रक डाउन ना हो। या फिर हमें वो वाला इंटरप्रिटेशन चुनना है जिससे कि लॉ को अगर हम इनेक्ट करें तो उसमें किसी तरीके की हार्डशिप ना आए, हिंड्रेंसेस ना क्रिएट हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि जब भी लेजिस्लेचर किसी चीज को इनेक्ट करती है तो वो
उसको मीनिंग क्लियर रहता है, वो किसी तरीके का अननेसेसरी सुपरफ्लुअस वर्ड यूज नहीं करती है, उस वर्ड के पीछे जरूर कोई ना कोई मीनिंग होता है और ये जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस वर्ड्स के मीनिंग को समझे और उस पर्टिकुलर वर्ड को वही मीनिंग दे। अब आते हैं अगले स्लाइड पे, केस लॉ के थ्रू समझते हैं। आर वर्सेस इवेंट्स का केस है। इस केस में क्या हुआ कि सेक्शन 1 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की बात थी ऑफ ड्रग्स प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1964। इसके अंदर बेसिकली अगर किसी पर्सन के पास किस तरह का ड्रग पाया जाता है और अगर ये बोल दे कि उसे किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर डॉक्टर की एडवाइस पे रखा गया है तो उस पर पर्टिकुलर एक्ट जो है नहीं लगेगा। अब यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया, उट्रस मैजिस वैलिड क्वाम पेरिड का रूल लगाया और ये बोला गया कि ये जो डिफेंस है, जो पर्टिकुलर एक्यूज के पास डिफेंस है, वो अक्यूज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दिखाना कोर्ट में, कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओके, अब आते हैं अगले स्लाइड पे, अगला केस समझते हैं, भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग। इस केस में ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर किसी भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन के एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है तो हमें उस इंटरप्रिटेशन को चूज करना है कि उसका मीनिंग क्या रहा है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। अगर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या ट्रू मीनिंग बता रहा है जो लेजिस्लेचर ने इंटेंड किया था। कहने का मतलब ये है कि जुडिशियरी जब भी किसी इंटरप्रिटेशन को चूज करे तो उसके दिमाग में पूरा क्लियर होना चाहिए कि वो यही इंटरप्रिटेशन क्यों चूज कर रही है और उसे इसके दिमाग में ये पहले से ही पता होना चाहिए कि इस इंटरप्रिटेशन को चूज करने के बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो होंगे, किस तरीके से लॉ को लोग यूज करेंगे, सोसाइटी यूज करेगी या फिर मिस यूज करेगी। सो जुडिशरी हैज टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। Coming on our next slide, and this is the last maxim. If you want to know about more maxims, you can mention the comment box. I will cover more in another video. So for now, it is the last one. Redendo singula singulis. इसका मतलब ये है by referring each to each. जैसे कभी कभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, you might have studied it in your grammar. बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल लेकर मैं बता रही हूँ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट होता है और एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट रहता है। तो जब भी हम उसे सिंपल सेंटेंस में ब्रेक करते थे उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, तो हम क्या करते थे, उस सब्जेक्ट के साथ जौन सा ऑब्जेक्ट मैच होता था उसे ले जाते थे। सेम यहाँ पे भी वही करना है। नहीं समझ आ रहा तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं बोलती हूँ कि स्वॉर्ड एंड गन इज यूज्ड फॉर शूटिंग एंड कटिंग, मैंने ऐसे एग्जांपल दिया। अब एक बात बताओ, जो यहाँ पे स्वॉर्ड है वो किस, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, कटिंग, तो स्वॉर्ड को कटिंग वर्ड के साथ इंटरप्रेट किया जाए और गन है वो किसके साथ उसको मैच किया जाए, शूटिंग वर्ड के साथ। अब इसे ही मैं एक केस के थ्रू समझाऊंगी, कोटेश्वर विट्ठल कामत वर्सेस रंगप्पा। इस केस में क्या हुआ कि आर्टिकल 304 का प्रोविजन है, उसमें ये लिखा गया था, मैं पर्टिकुलरली उस वर्ड को रीड कर रही हूँ जो लिखा गया है, नो बिल और अमेंडमेंट फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी शैल बी इंट्रोड्यूस्ड और मूव्ड in the legislature of a state without previous sanction। तो जो यहाँ पे introduced word है वो किसके लिए है, बिल के लिए, और जो यहाँ पे moved word है वो किसके लिए है, अमेंडमेंट के लिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि रिडेंडो सिंगुलर सिंगुलिस का मतलब क्या है। इसका मतलब है रिफरिंग ईच टू ईच, फ्रेज मस्ट बी रेड विथ corresponding object। I hope it is clear. Thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe our channel.